हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? तो लास्ट क्लास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, चीज़ों को कवर भी किया था। आज का क्लास जो है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हम बात करेंगे। जो चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ी थी कुछ ओवरलैप के साथ हम शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं रहे। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम तुरंत के 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस पर एक आध दो सवाल करेंगे। कुछ नई चीज़ें हम लोग डालेंगे जिससे आपका जो भी डाउट्स बच गया हो पिछले क्लास में वो सब भी क्लियर हो जाए, और उसके अलावा कुछ दो तीन नई चीज़ें भी सीख जाएं आप। बहुत हैवी नहीं रखेंगे आज का लेक्चर, हल्का हल्का रखेंगे तो सो दैट आपको भी टाइम मिल जाए पीछे का कैचअप करने का। कुछ बच्चे हैं जो पिछला क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, जो आज से जुड़ने वाले हैं जैसे मुझे बताया। और चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आज के लेक्चर का टाइटल है। और शुरू करने के पहले आपको हर बार मैं बताता हूँ तो फिर से बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिखता हूँ है ना, इन सबको आपको एकदम लाइन बाई लाइन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप एक नोटबुक पेन के साथ बैठिए, जो आपको ज़रूरत लगे आप अपने नोट्स बनाइए, बट जितनी चीज़ें आपके सामने यहाँ लिखी जाती हैं वो सारे एनोटेशंस और उसके साथ जो क्लास नोट्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, डीपीपीज होते हैं, सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके कनेक्टेड रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 23 का जो बैच है ना, वहाँ के बच्चों के लिए पोल वोल हमने कराया था कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने सेलेक्ट किया और वही चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ऑफकोर्स JE24 वाले बैच में वो पोल हम नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक कुछ कुछ आता है, ठीक है, ऑफेंस मत लो, बट कम आता है अभी। तो अभी आपको हम बताएंगे कि किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है, किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है। जो बच्चे एक राउंड पढ़ चुके हैं या ड्रॉप ले रहे हैं उनको ऑलरेडी आइडिया है, तो दे नो कि उनका क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और उन हिसाब से हम करते हैं। बट एनीवे बहुत चीज़ों में आपसे भी ओपिनियन लिया जाएगा, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। उसके अलावा जितने भी मटेरियल का रिजर्वॉयर है, हमारा वेबसाइट है, लिंक ट्री है, हर जगह आप कनेक्टेड रहो। ये सब चीज़ें आपके रिसोर्स के लिए, एवरीथिंग इज फ्री, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ जम के, है ना। और उसके अलावा बता दूं कि ऑफलाइन सेंटर्स जो हमारे हैं उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इस कोड को यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हो। नोएडा में अनअकैडमी का ब्रांच, आपको जो फैकल्टीज इस चैनल पर पढ़ाते हैं वही फैकल्टीज सामने से पढ़ाएंगे। ये नंबर है, आप हर चीज़ कॉल करके पता कर लो, हर एक छोटी चीज़ की, कब तक सिलेबस ख़त्म होता है, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या क्लास का टाइमिंग है, हॉस्टल अकोमोडेशन आसपास कहाँ मिल सकता है, हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और शुरू किया जाए फिर, है ना। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कब बोलते हैं? एकदम देखो जल्दी जल्दी भागेंगे, गाड़ी की रफ्तार हम लोग बढ़ाकर अपनी, ठीक है। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल तब बोलते हैं जब उनके रियल पार्ट, लेट्स से Z1 ये A1 प्लस आई B1 है, और Z2 जो है ये A2 प्लस आई B2 है, ठीक है। अब इसमें दो तीन डेफिनेशन याद करो। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या होता था? A1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या होता था? आई B1 नहीं, बस B1, है ना। जो रियल नंबर आई के साथ मल्टीप्लाइड है उसी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होता था? A2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा? B2, ठीक है। अब Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2, हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल तभी बुलाते हैं जब A1 जो है वो A2 के बराबर हो और B1 जो है वो B2 के बराबर हो, ठीक है। एंड दोनों ही होना चाहिए। मतलब क्या? रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, ऐसे। अगर A1 B1 में नहीं तोड़ना चाह रहे हो तो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। एकदम बेसिक सी बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तभी बुलाएंगे जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे ना, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? जब A कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, अगर A बी सी के बराबर हो, B बी डी के बराबर, वही चीज और कुछ नहीं है ना। बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कई बार आगे आप देखोगे A कॉमा बी जैसा ऑर्डर्ड पेयर जैसा लिख भी देते हैं, A प्लस आई B1 के जगह, ठीक है। इक्वालिटी इज क्लियर, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पिछले क्लास में किया था हमने ये, है ना। शुरू के 5 मिनट पिछले क्लास की चीजों को ही रिपीट करेंगे। अब एक बात बताओ, एक क्या इसका कोई सेंस बनता है? आई जो है अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो क्या आई स्क्वायर -1 होना ही चाहिए? मतलब आई का मतलब ये वही है ना कि कौन सा नंबर को स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। अब जब आई स्क्वायर को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आई इंटू आई, तो उसको लिखते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू -1, जो कि अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर हमने देखा -1 भी है, आई स्क्वायर 1 भी है, तो क्या 1 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं? मतलब क्या अगर इस 1 को उधर ले जाए 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? तो नहीं।
इसमें एक ये पैराडॉक्स जैसा दिखता है शुरू में देखने में। पैराडॉक्स क्या होता है, जो सही भी गलत दोनों ही लगे, बट दिस नॉट अ पैराडॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूज किया ना ये वाला स्टेप, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, दिस इज ओनली ट्रू, ये ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, मैंने पिछले क्लास में मुझे बता देना चाहिए था, मैं भूल गया बताना आप लोगों को, तो आज बता दे रहा हूं। दिस इज ओनली ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। ठीक है, कोई एक तो एटलीस्ट ट्रू रहे, तब हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। यहां देखो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो एक अंडर रूट के अंदर हम नहीं डालेंगे इसको। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना। इसके पहले, आज के पहले ऐसा पॉइंट आपको कभी क्यों नहीं बताया गया? जब शुरू में आप पढ़ रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो साथ में ये डिस्क्लेमर तो कभी नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय अंडर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव नंबर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई स्कोप ही नहीं था, उस बारे में हम लोग बात ही नहीं करते थे, तो इसलिए इस चीज को नहीं बताया गया। मान लिया गया कि दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन अब जब हम स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर भी डाल रहे हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स नहीं है, ये आप क्लियर रखना। ठीक है, एक और, अगर आप कुछ रशियन किताबों को पढ़िए, ऐसे इंडियन किताबों में ये एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, अगर आप रशियन किताबों को पढ़िए या अच्छे यूनिवर्सिटी लेवल के अमेरिकन किताबों को पढ़िए, तो उसमें आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन को भी लिखने पे लोग मना करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट सिंबल जो है ना, दिस इज रिजर्व्ड फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, है ना? आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 नहीं होता, प्लस 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये इसका पूरा नाम ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आई ये एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, ना ही ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, नॉर्मली रशियन किताबें या अच्छे यूनिवर्सिटी लेवल के अमेरिकन किताबों में ये नोटेशन से हम लोग बचते हैं, बट यहाँ इंडिया में हम लोग इस नोटेशन को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और छोटी सी चीज आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है, आई पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही नहीं होता है। क्यों? देखो, इनफैक्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये लेस देन या ग्रेटर देन आर नॉट यूनिवर्सली डिफाइंड। ठीक है, मतलब जैसे रियल नंबर्स में होता है ना कि कोई भी दो रियल नंबर्स दो मुझे, मैं बता दूंगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं बताया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैसे इस चीज को हम दिखाते हैं, तो लेट्स से कि सपोज इट वाज डिफाइंड, सपोज दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, सपोज इनइक्वालिटीज आर डिफाइंड, यूनिवर्सली, मतलब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को से आई कैन कंपेयर समहाउ। ठीक है, तो आई और जीरो को कंपेयर करेंगे तो तीन ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, या आई इज लेस देन जीरो। यही तीनों में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मजेदार बात, तीनों के केस में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ये हम लोग आज करके देखेंगे और इससे हम बताएंगे कि क्यों ये नहीं डिफाइंड होता है। अगर आई इज ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पर चलो तीन कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर i ग्रेटर देन जीरो है, तो अब देखो a इज ग्रेटर देन जीरो, b इज ग्रेटर देन जीरो, तो a b ग्रेटर देन जीरो, ये हम यूज करेंगे कि दो पॉजिटिव नंबर्स अगर हमारे पास रहते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो a और b दोनों की जगह अगर i रख दें, i हमें पता है कि ग्रेटर देन जीरो इस केस में, है ना, तो i स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या कि आई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो जाता है माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो आई ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आई ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर खुद ही से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही आना चाहिए, हमारे पास नेगेटिव आ गया। दिस इज नॉट डिफाइंड, आई इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली नॉट ट्रू है। आई और जीरो दो अलग अलग नंबर से हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। वैसे भी अगर अगर फिर भी मैथमेटिकली थ्योरेटिकली हम इस चीज को प्रूव करना चाहें कि आई और जीरो अलग अलग नंबर है, आपके लेवल पे ये चीज नहीं करते, बट जैसे जैसे आप हायर मैथमेटिक्स में जाइएगा ना, तो इन चीजों को भी प्रूव करना पड़ता है कि 2 और 4 अलग अलग नंबर्स है। आप, ठीक है, एक काम करिएगा, ठीक है, टेरेंस टाउ नाम के एक मैथमेटिशियन है, लिख देता हूं उनका नाम यहां पर, टेरेंस टाउ। इनकी अभी
लिविंग मैथमेटिशियन इज प्रोबेबली द बिगेस्ट नेम, सबसे बड़े मैथमेटिशियन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के हैं, अभी आई थिंक यूएस में प्रोफेसर हैं, आई थिंक कैलटेक में है शायद, बट एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इनकी एक किताब आती है मैथमेटिकल एनालिसिस पे, ठीक है, एनालिसिस पे, उसका आप जाकर थ्योरम 3 या थ्योरम 4 पढ़िएगा। इट्स लिटरली 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसे ऐसे थ्योरम्स दिए हुए हैं और प्रूफ में लिखा हुआ है डोंट लाफ टेक दिस सीरियसली, है ना। तो इन चीजों को भी हमें आगे जाके प्रूफ करना होगा, तो अभी कर देते हैं आपके सामने। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि रियल पार्ट ऑफ आई शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 0। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते तो दोनों के रियल पार्ट 0 होने पड़ते। रियल पार्ट ऑफ आई है 0, है ना, और रियल पार्ट ऑफ 0 भी है 0, तो यहाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई शुड ऑल्सो बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0, दोनों ही ट्रू होना चाहिए ना। देखो बताया है कि ये दोनों ही ट्रू होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई 0 + 1 आई, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ पे 0, और ये दोनों तो मैं पता है रियल नंबर से कि अलग अलग नंबर से, तो आई और 0 भी इक्वल नहीं हो सकते। व्हाट इफ आई इज लेस देन 0? अगर आई लेस देन 0 है तो माइनस आई ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, क्योंकि आई अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस आई पॉजिटिव होगा। -1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इनइक्वालिटी की साइन पलट जाती है, आपको भी पता होगा। तो -1 ग्रेटर देन 0, माइनस आई ग्रेटर देन 0, माइनस आई ग्रेटर देन 0, माइनस आई एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 बार माइनस आई को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 0 से बड़ा आना चाहिए। बट दिस बिकम्स माइनस इंटू माइनस इज प्लस टाइम्स आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, -1 ग्रेटर देन 0, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो तीनों ही केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रही है, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि आई ना ही 0 से बड़ा है, ना ही 0 के इक्वल है, ना ही 0 से छोटा है। और ऐसा कब हो सकता है? जब ये यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं हो, है ना। अगर यूनिवर्सली डिफाइंड रहता तो इसमें से कोई एक तो ट्रू होना पड़ता ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इस इनइक्वालिटी का कोई खास मतलब नहीं होता, बस जो रियल नंबर है उनमें से हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या बता दूं, आपको ये पता है -1 इंटू -1 + 1 क्यों होता है? चलिए इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो को क्लास को हम लोग रोकते हुए नहीं, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। -1 इंटू -1 + 1 क्यों होता है? लोग बोलते हैं ना कि उल्टा उल्टा तो सीधा ही होगा, बट दैट्स नॉट रियली मैथमेटिक्स। हम एक्चुअल प्रूफ के साथ इस चीज को दिखा देंगे, एक वीडियो आजकल में मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z1 + z2 कैसे डिफाइन करते हैं? रियल पार्ट ऑफ z1 + z2 ये होता है रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 + z2 होता है, ये डेफिनेशन ही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। जब हम z1 + z2 लिखते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उसके रियल पार्ट जो हैं इनके इंडिविजुअल रियल पार्ट्स के सम हो, उसका इमेजिनरी पार्ट जो है इनके इंडिविजुअल इमेजिनरी पार्ट्स का सम हो। मतलब अगर z1 को हम लिखें a1 + ib1, पढ़ाया था ना ये, z2 को हम लिखें a2 + ib2, और अगर z3 है a3 + ib3, तो z1 + z2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a3 जो है वो a1 + a2 है ना, और b3 जो है वो b1 + b2 है। एकदम आसान भाषा में बोलें तो a1 + ib1 + a2 + ib2 ये इक्वल होता है i बाद में लिखेंगे, पहले a1 b1 लिख लें, a1 + a2 + i b1 + b2। अब अगर ये दोनों का सम a3 + i b3 है तो ऑफ कोर्स दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब ये पार्ट a3 होगा, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, मतलब ये पार्ट b3 होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो सॉल्व करो। सॉल्व फॉर z² माइनस ब्रैकेट में 2i + 1 z + 2i = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। z² का कोएफिशिएंट मैंने 1 दे दिया आपकी सहूलियत के लिए। z का कोएफिशिएंट जो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट है वो है -2i - 1, तो ब्रैकेट में मैंने 2i + 1 डाल दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज आल्सो इमेजिनरी 2i। कैसे सॉल्व करते हैं? अभी बेसिक तरीका तो यही होगा कि हम लोग इसको कोशिश करें फैक्टराइज करके सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ से z कॉमन ले लिया, z, ये देखो एकदम बेसिक सवाल है, इतने आसान सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बहुत कठिन सवाल भी नहीं पूछते। जे एडवांस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एक आध दो सवाल तो मैंने डाले भी हैं वीडियो चैनल पर, देख लेना किस तरीके के सवाल आते हैं, कि आपको समझ में आ रहा है। वो हो सकता है अभी तुरंत नहीं भी समझ में आए, बट वेरी सून विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो z - 2i, अब z - 2i हम कॉमन ले सकते हैं, z - 2i कॉमन ले लिया तो इधर बचा z, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 होना पड़ेगा,
ध्यान रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट तब तक जीरो नहीं आ सकता जब तक दोनों में से एटलीस्ट एक जीरो नहीं हो। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट नॉन जीरो ही आता है। इसका भी प्रूफ है, अगर आप चाहोगे, अगर आप बोलोगे तो इन सब का प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा मैं उस पर, आप देख लेना। तो ये जीरो है, मतलब z इज इक्वल टू 2i और z इज इक्वल टू 1। तो देखा, एक रूट रियल आया और एक रूट इमेजिनरी आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने जब भी पढ़ाया तो मैंने क्या बोला है कि भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, एक आएगा 1 प्लस आई तो दूसरा आएगा 1 माइनस आई। ऐसा कैसे हो गया कि एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी और एक रूट रियल आया? तो भाई वो सारे थ्योरम कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ये सब ट्रू कब होता है? जब हमारे कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं। जब कोएफिशिएंट ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो भाई कुछ भी रूट आ जाए। मान लो मुझे बनाना है कॉम्प्लेक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट हो 1 प्लस आई और रूट 3, है ना, कोई कोरिलेशन नहीं है 1 प्लस आई और रूट 3 में, बट हम बना सकते हैं z माइनस रूट 3 इंटू जेड माइनस 1 प्लस आई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसके यही दो रूट्स होंगे, 1 प्लस आई और रूट 3, है ना। तो वो सब सारे थ्योरम्स कब ट्रू हैं? जब हमारे कोएफिशिएंट्स रियल हो, ठीक है। चलो, कॉन्जुगेशन क्या होता था? अगर z है a प्लस आई बी तो z बार क्या होगा? a माइनस आई बी। और इसके दो तीन प्रॉपर्टीज हम देख लें, इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत है? चलो देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। z है अगर 2 प्लस 3i तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3i, ठीक है। z है अगर i तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आई। z है अगर रूट 3 एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी रूट 3 ही होगा। बस इमेजिनरी पार्ट को हम निगेट कर देते हैं, उसमें -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, रियल पार्ट को हम छूते भी नहीं है ना। ये इनफैक्ट देखो ध्यान से, ये 0 प्लस आई है और ये क्या है? 0 माइनस आई, है ना। रियल पार्ट 0 का 0 ही रहा, इमेजिनरी पार्ट को हमने निगेट कर दिया। ये क्या था? रूट 3 प्लस आई टाइम्स 0, ये हो गया रूट 3 माइनस आई टाइम्स 0, ठीक है। समझ रहे हो कॉन्जुगेशन का मतलब? अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? z का कॉन्जुगेट लिया, उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लिया, वापस से z ही आएगा। इमेजिनरी पार्ट में एक बार -1 मल्टीप्लाई किया और फिर से -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? z1 प्लस z2। एग्जाम्पल दे दें क्या? एक एक चलो दे देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रूट 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 4i, ठीक है। तो 3 प्लस 4i के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? तो 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट तो ऑलरेडी 3 माइनस 4i हमें पता ही है, इसका कॉन्जुगेट तो 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i होगा। वापस से देख रहे हो, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने से वापस से हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जा रहा है। दूसरा क्या? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिया तो यह आया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। क्या प्रूफ है? a1 प्लस आई b1, सॉरी अच्छे से लिख दें, a1 प्लस आई b1 प्लस a2 प्लस आई b2 का कॉन्जुगेट लिए तो ये क्या आ गया? a1 प्लस a2 प्लस आई टाइम्स b1 प्लस b2 का कॉन्जुगेट, है ना। और इसमें रियल पार्ट को तो हम छुएंगे ही नहीं, जैसा है वैसा लिख देंगे, और इमेजिनरी पार्ट को माइनस आई टाइम्स b1 प्लस b2 कर देंगे। ये हो जाएगा a1 माइनस आई b1 प्लस a2 माइनस आई b2, जिसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस आई b1 का कॉन्जुगेट प्लस a2 प्लस आई b2 का कॉन्जुगेट। देख रहे हो, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। द कॉन्जुगेट ऑफ सम्स इज द सम ऑफ कॉन्जुगेट्स, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्या प्रॉपर्टी है? z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट टाइम्स z2 कॉन्जुगेट्स। The conjugate of product of two complex numbers is equal to the product of conjugates of two complex number, है ना। प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट को आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट, इस डिवाइड करके तब तुम कॉन्जुगेट लगाओ, या पहले कॉन्जुगेट लगा लो फिर तुम डिवाइड करो, सेम नंबर आएगा ना। ये प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी 4, वेरीफाई करके देखना। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रख लेना z1 z2 और देखना क्या आ रहा है सही में या नहीं। और अगर सच में ऐसा आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है हर बार, कैसे हम लोग देखेंगे? a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2, और सारे कैलकुलेशंस करके देखना। ये बहुत जरूरी है इन कैलकुलेशंस को करना, इनको वेरीफाई करना, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट आपको पता है कि ऐसा आना चाहिए। बट आपके जो आई वाला कैलकुलेशन है ना, कि कहाँ कहाँ आई स्क्वायर -1 हो जा रहा है, आई क्यूब माइनस आई हो जा रहा है, इन सब चीजों का आपको आदत पड़ जाएगा। तो ये आप करके देखना। और डिवीजन कैसे होगा? z1 बाई z2 पिछले क्लास में बताया था। और अगर फिर भी भूल गए हो तो चलो बता देते एक बार।
थोड़ी देर में बताते हैं, ऐसे तो याद ही होगा बट जो चीजें हमें कवर करनी है उनको कवर करने के बाद बताते हैं, ठीक है। सॉल्व फॉर z, एक सवाल आया आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन? एकदम आज बहुत ही तुच्छ तुच्छ छोटे छोटे सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई बहुत भारी भरकम पहाड़ नहीं हिला रहे हैं, बट इन्हें करना जरूरी है ना। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे उसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सिंपल प्रॉब्लम्स तो हमें आने चाहिए करने, ठीक है। मान लेते हैं z है x प्लस आई वाई, मेथड 1, मेथड 1 z एक्स प्लस आई वाई, तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, तो 4 टाइम्स z प्लस 3 टाइम्स z बार इज इक्वल टू 7 प्लस आई। हम कब बोल सकते हैं 4 टाइम्स x प्लस आई वाई प्लस 3 टाइम्स x माइनस आई वाई हो जाएगा z बार इज इक्वल टू 7 प्लस आई। अब देखो 4x प्लस 3x, 7x प्लस आई टाइम्स 4y माइनस 3y, मतलब 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 7 प्लस आई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है। रियल पार्ट्स क्या है? तो 7x इज इक्वल टू 7, मतलब x इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 और y है ना, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ा, बस मैंने ऊपर नीचे लिखने के लिए एक जैसा लिख दिया। तो z जो x प्लस आई वाई था, इसे अब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस आई। क्या क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं। मेथड 2, मेथड 2 करते हैं। मेथड 2, 4z प्लस 3z बार इज इक्वल टू 7 प्लस आई। अब देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 3z प्लस 3z सॉरी बार, 3z बार और एक z एक्स्ट्रा है इज इक्वल टू 7 प्लस आई। अब आपको ये याद होगा ना पिछले क्लास से कि z प्लस z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इंटू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं z प्लस 3 इंटू z प्लस z बार आना चाहिए, उसको मैं 2 रियल पार्ट ऑफ z लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस आई, 7 आई नहीं 7 प्लस आई, ठीक है। अब देखो क्या चक्कर है कि दिस इज 6 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 7 प्लस आई, 7 प्लस आई। अब ये तो पूरा, ओहो सॉरी, ये पूरा ही रियल नंबर है ना। 6 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एक रियल नंबर है, इससे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट जो आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो आएगा हमारे z से, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 6 टाइम्स रियल z प्लस z इज सिंपली इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम्स रियल z तो का इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। और ये आना चाहिए 1 के इक्वल, क्योंकि RHS में हमारे i के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर 6 टाइम्स रियल z प्लस कुछ a प्लस i है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 1 है, मतलब z जो है ये a प्लस 1 टाइम्स i है। a हमें नहीं पता भी कितना है, ठीक है, प्लस a प्लस i इज इक्वल टू 7 प्लस i, ठीक है। i और i कैंसिल हो गए। 6 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z a ही है ना, 6a प्लस a इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स 7a इज इक्वल टू 7, a इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इमेजिनरी पार्ट भी 1 था ही और साथ ही साथ रियल पार्ट भी 1 आ गया, तो दिस इज 1 प्लस i। सेम ही चीज किया हमने, बट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाल ऑफ z के नोटेशन को समझते हुए किया, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा, आई नो कि थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है, हो रही हैं चीजें, लेकिन बहुत कठिन कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसलिए मुझे ज़रूरत है इन्हें थोड़े स्पीड में पढ़ाने का, क्योंकि आने वाली चीज़ें जहाँ पे चीज़ें एक्चुअली कठिन हो जाती है, एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रिकी हो जाती है, उनको मैं चाहता हूँ स्लो में कवर कराना, और आपका सिलेबस भी तो खत्म होना है, तो थोड़ा सा कैचअप करिए, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जेड बार का क्या होता है? देखो आर्गन प्लेन में अगर ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार इसका मिरर इमेज होगा। ये रियल एक्सिस को बना दो तुम मिरर, और ये जहां पे भी z की परछाई गिरेगी, z का जो इमेज होगा उसी को हम z बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, अगर ये a है ये b है तो ये भी b होगा, सिमेट्री के कारण z a प्लस आई बी है, और यहाँ पर z बार a माइनस आई बी है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है,
कि कॉन्जुगेट्स जो है वो आपस में मिरर इमेज होते हैं। अब यहां से ये भी देख सकते हो ना कि z बार का बार ये z ही होता है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z ही होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मिरर इमेज है उसका मिरर इमेज तो वापस मैं ही हूं ना, वही फंडा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलो अगर यही यहाँ पर z रहता हमारा, मान लेते हैं ये z प्राइम है, तो z प्राइम का मिरर इमेज अराउंड x एक्सिस, तो x एक्सिस को मिरर बना दिया थोड़ा। अब ये नीचे ना x एक्सिस के, तो समझो मिरर की कोटिंग दूसरे साइड है, तो z प्राइम का जो मिरर इमेज होगा वो z प्राइम का कॉन्जुगेट होगा। दिस विल बी z प्राइम का कॉन्जुगेट। ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव ऑफ z किधर होगा, तो अगर z यहां है तो नेगेटिव ऑफ z यहां होगा। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस साइड LHS में नॉट नेसेसरली स्ट्रेट लाइन था, कुछ भी हमने रख लिया था, बट z यहाँ है तो माइनस z यहाँ होगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान रखना। तो z कॉन्जुगेट मिरर इमेज, और z के थ्रू और ओरिजिन के थ्रू अगर हम लाइन बनाते हैं तो ओरिजिन के उल्टे साइड उतना ही माइनस z होगा। ठीक है, z और माइनस z का मिड पॉइंट ऑफ कोर्स ओरिजिन होगा। ठीक है, पक्का। चलो आगे देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड z ये होता है सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ज्यादा जानने की कुछ जरूरत नहीं है, मॉड z का यही डेफिनेशन है। और ये क्या डिनोट करता है? इट सिग्निफाइज द डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन। ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर हम मॉड z1 माइनस z2 लें तो दिस डिनोट्स द डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप ध्यान करना, बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है, मॉड z1 माइनस z2 डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। इसको हम जा रहे हैं अभी प्रूव करने। कॉपी कर लेते हैं, प्रूव करना है एक नए स्लाइड में, इसको बढ़िया से प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चीज को हम करेंगे प्रूव। ठीक है, कैसे करेंगे मान लेते हैं, अरे नहीं यार, हाँ ये रहा हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये रहा हमारा रियल एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं ये है z1, मान लेते हैं ये कुछ z2। ठीक है, ये है a प्लस आई बी, और ये है चलो a1 प्लस आई b1, और ये है a2 प्लस आई b2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें पता है ना, ये मतलब पॉइंट्स देखो तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कार्टेशियन प्लेन में देखो तो ये a1, b1 और a2, b2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 शुड बी व्हाट। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको पता होगा ना, a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, z1 माइनस z2 क्या होता है, ये इसका नाम चलो इक्वेशन 1 दे देते हैं। z1 माइनस z2 क्या होगा, ये हो जाएगा a1 माइनस a2 प्लस आई b1 माइनस b2। अब z1 माइनस z2 अगर वैसा है तो उसका मॉड कितना हो जाएगा, तो भाई वही स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। मेरे पीछे चला गया, अब सही है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी थोड़ा मैं पीछे आ गया हूं, लिखने में दिक्कत होगी बट लिख दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या देख सकते हैं कि मॉड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। यही तो मैं बोल रहा था ना कि जब z1 माइनस z2 है तो दिस डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ठीक है, अब मॉड z2 माइनस z1 क्लियरली इक्वल होगा मॉड z1 माइनस z2 के, है ना। इनफैक्ट और कुछ चीज़ें मैं बता दूं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में, कि नंबर 1 मॉड z1 मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z। अगर नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई कर दो तो z में उसके मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करें, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने का गेम है। इसको ज्योमेट्रिकली यहां से देखो ना, z और माइनस z दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है,
तो z का मॉड मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और माइनस z का मॉड मतलब माइनस z का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा, है ना। तो वही उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। आप एक प्लस आई बी डाल के भी देख लो, वही आएगा। माइनस ए का स्क्वायर करो या ए का स्क्वायर करो, माइनस बी का स्क्वायर करो या बी का स्क्वायर करो, सेम चीज आएगा, ठीक है। दूसरा क्या, एक बार मॉड ले लिया z का, उसके बाद तुम दोबारा मॉड लो, तिबारा मॉड लो, कितने बार भी मॉड लो, वो एक मॉड के इक्वल ही आता है। एक बार अगर आ गया 5, अब 5 का फिर से मॉड लो 5 ही आएगा, फिर से मॉड लो 5 ही आएगा, फिर से मॉड लो 5 ही आएगा। बल्कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, मॉड ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ जेड मॉड 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 मॉड, कुछ नहीं है, सिंपली मॉड जेड है, ठीक है। तो 3-4 बार का भी मॉड लगा हुआ हो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे, देख के घबराना नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स सिंपली मॉड जेड, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। और चौथा प्रॉपर्टी क्या, मॉड z1 बाई z2, मतलब दोनों को डिवाइड करके फिर मॉड लिया, ये सेम आएगा अगर हम पहले मॉड लेकर फिर डिवाइड करते, ठीक है। अब बोलोगे कि ऐसा तो हमने कॉन्जुगेट्स में भी देखा था सर, conjugate of z1 z2 was equal to conjugate of z1 into the product of conjugates was the conjugate of products, the quotient of conjugates was the conjugate of the quotients, ठीक है। तो वहां पे सम भी था, सम डिफरेंस भी था, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते, बल्कि एक स्पेशल कंडीशन होती है कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 हो सकता है इक्वल हो जाए मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के, बट मोस्ट केसेस में वो बड़ा रहेगा, और छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इन इक्वालिटी। प्रूफ कर लें क्या ट्रायंगल इन इक्वालिटी? चलो कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, मॉड z1 प्लस मॉड z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस z2, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर से, देखो एलएचएस में भी पॉजिटिव नंबर है, आरएचएस में भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों को कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करते हैं कि किसका स्क्वायर बड़ा होगा, है ना। जिस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा वही पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, क्योंकि एक्स, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन तो अभी जानते नहीं हो, बट आप सिंपली देखो ना कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है k1 is greater than k2, then k1 square पॉजिटिव नंबर होना बहुत जरूरी, ठीक है। इफ k1 is greater than k2 is greater than 0, तो k1 स्क्वायर भी k2 स्क्वायर से बड़ा होगा। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो भाई k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, ये हो जाएगा k1 माइनस k2 इंटू k1 प्लस k2, है ना। अब देखो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि k1 k2 से बड़ा है, तो k1 माइनस k2 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर, तो सम भी पॉजिटिव ही होगा। तो k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ही होगा, हेंस k1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन k2 स्क्वायर। ये सिंपल सा चीज हम लोग पहले समझ लेंगे कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जो नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर बड़ा होगा। ये नेगेटिव नंबर्स के साथ नहीं काम करता, है ना। जैसे -3 -4 से बड़ा है, बट -4 का स्क्वायर 16 है, जबकि -3 का स्क्वायर 9 ही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ काम नहीं करता, क्योंकि 1 -2 से बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, बट -2 का स्क्वायर 4 है ना। बट अगर दोनों पॉजिटिव नंबर से तुम प्रूव कर सकते हैं कि जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर बड़ा है, तो हम इन दोनों को सीधा चेक करने की जगह हम देख लेते हैं कि इनमें से किसका स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। मॉड z1 प्लस मॉड z2 का जो स्क्वायर आएगा, ये आएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 z2, ठीक है। मतलब 2 मॉड z2 वो इक्वल होगा 2 मॉड z1 z2, वो दो नंबर का प्रोडक्ट का मॉड इज सेम एज दो नंबर के मॉड का प्रोडक्ट, ठीक है ये। और z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा आपको, अच्छा ये आपको याद है पिछले क्लास से कि, रुको ये बहुत ही एक काम करते हैं, एक आध दो चीज मुझे रिमाइंड करनी है आपको पिछले क्लास से, जिसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, उसको पहले कर लेते हैं फिर वापस आते हैं इस पर, ठीक है। क्या यूज करेंगे? z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर वगैरह वगैरह, अभी घबराना नहीं, अभी आते हैं इस पर, ठीक है। फंडा बीइंग कि हम दोनों के स्क्वायर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं, और कैसे करेंगे ये इस पर्टिकुलर चीज पर आके हम फिर से देखते हैं, ठीक है। हाँ यही था ही अगला हमारा एनीवे,
तो z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर कैसे कहते थे, एक है a प्लस आई बी, एक है a माइनस आई बी, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, मतलब मॉड z का स्क्वायर है। यहाँ पे z इंटू जेड बार से हमने शुरू किया था और हम आ गए मॉड z के स्क्वायर पे, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या हम यूज करेंगे कि मॉड z जो है ये बड़ा या इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z के, है ना। क्यों बड़ा या इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z के, तो देखो अलजेब्राइकली भी देख सकते हैं, बट ज्योमेट्रिकली देखो ना, ज्यादा मजा आएगा। मॉड रियल पार्ट ऑफ z ये प्रोजेक्शन हुआ है ना, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये हुआ हाइपोटेन्यूस हमारा हुआ मॉड z। तो हाइपोटेन्यूस बड़ा होगा ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के लेंथ से, सबसे बड़ा लेंथ तो होगा हमारे हाइपोटेन्यूस का। अगर रियल पार्ट और उल्टा नेगेटिव है तब तो एनीवे छोटा होगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव रहे, मॉड z इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो अगर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तब तो बात ही खत्म, क्योंकि मॉड z तो पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। और अगर पॉजिटिव है तो भी ये जो लेंथ ऑफ मॉड z है ये बड़ा होगा रियल z से, जो कि लेंथ ऑफ बेस है, और इमेजिनरी से जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। बल्कि ये इसके मॉड से भी हमेशा बड़ा रहता है। पॉजिटिव नंबर में तो कुछ करना ही नहीं है, मॉड ऑफ रियल z, अगर रियल z खुद ही पॉजिटिव है तो उसमें मॉड भी लगा दो तो वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। बट अगर रियल z एक नेगेटिव नंबर होता तो उसका मॉड अगेन लेंथ बताता ऑफ द बेस, इमेजिनरी पार्ट का जो मॉड है वो अगेन लेंथ बताता ऑफ द परपेंडिकुलर, और मॉड z हमेशा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है, तो मॉड z जो है वो बड़ा होगा मॉड रियल z के, मॉड z जो है वो बड़ा होगा मॉड इमेजिनरी z से, ठीक है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि mod of a plus ib is greater than equal to mod a, and mod of a plus ib is greater than equal to mod b, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने z1 प्लस z2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, ये हो गया ना, थोड़ा टफ ऑलरेडी हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब अगर नहीं अभी तक पढ़ रहे हो तो पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। किसी चीज के मॉड का स्क्वायर उस नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसको हमने तोड़ दिया तो ये हो गया मॉड z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हो गया मॉड z1 स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से, ये मॉड z2 स्क्वायर पहले लिख देते हैं और इस चीज को हम यहां पर लिखते हैं। ये है z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, है ना। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि z1 z2 का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट टाइम्स z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये हो गया z1 कॉन्जुगेट, और z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ये तो z2 ही हुआ, है ना। तो z1 कॉन्जुगेट z2 को हम लिख सकते हैं z1 z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यही है ना हमारे पास z1 कॉन्जुगेट z2, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब ये अगर हमारा z1 z2 कॉन्जुगेट z है तो ये z प्लस z बार हो गया, तो दिस इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z या z1 z2 कॉन्जुगेट। देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके देख लेना अभी लेक्चर के बाद, चूंकि इसको खत्म करना चाह रहा हूं मैं तो आज ये बता के ही रहूंगा। और वहीं पर अगर हम z1 प्लस z2 का स्क्वायर लेते तो ये तो दो रियल नंबर से, इसमें हमें कॉन्जुगेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। क्या z1 स्क्वायर का मॉड प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट बड़ा है, या z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ z1 z2 बड़ा है। तो शुरू के दो टर्म्स तो सेम ही है ना दोनों में, हमें बस चेक करना है कि क्या ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट बड़ा है या ट्वाइस मॉड z1 मॉड z2 बड़ा है। अब देखो ध्यान से, मॉड z2 और मॉड z2 बार तो सेम ही होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है। उतना ही नहीं, मॉड z1 इंटू मॉड z2 बार सिंपली इक्वल टू मॉड z1 z2 बार। अब इसका नाम अगर हम z दे दें, है ना,
तो हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है ये छोटा या इक्वल होगा मॉड ऑफ z से, और ट्वाइस लगा दिया दोनों में तो हमें क्या दिख रहा है कि ये इस दिस पार्ट है ना इज ग्रेटर और दिस पार्ट इज स्मॉलर, या इक्वल भी हो सकता है और इक्वल, है ना, बट कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जो स्क्वायर है वो बड़ा नहीं हो सकता इसके स्क्वायर से, जबकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, और इससे हम हेंस कह सकते हैं क्या कि मॉड z1 प्लस z2 ये खुद बड़ा नहीं हो सकता, छोटा या इक्वल होगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 से। तो आज हमको लगता है थोड़ा सा हैवी हो गया है, और ज्यादा चीजें नहीं देते हैं इसके ऊपर से, है ना। मल्टीप्लीकेशन था ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू, लाइक वाइक कर देना। काफी चीजें हमने कवर की और अगले क्लास में और चीजें कवर करेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड हल्का सा कठिन हुआ होगा, बट डोंट वरी, उस चीज को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा और स्लो पेस पर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको क्या है ना कि हर दो क्लास के बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट का ओवरलैप मैं रखना चाहता हूं। तो अगले क्लास में जिस चीज को डिटेल में करने जा रहे हैं ना, आज मैं उसका हिंट ऑलरेडी दे दिया कि कुछ बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे नहीं भी समझे, तो हिंट मिल गया, ताकि थोड़ा सा होमवर्क करके आए और अगले क्लास में उस चीज को डिटेल में करेंगे तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड डे।